टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक काम करना है, हमें ये देखना है कि मान लो पिछले साल हमारा कैश था 10,000, जो कि इस साल बढ़ के हो गया 30,000। तो बचा जो बीच का डिफरेंस है 20,000, ये कहां से आया? पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ ये 20,000 निकालने पे काम करता है। यानी कि तुम्हें पता है कि पहले से हमारा जो आंसर है वो 20,000 आने वाला है। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों का एडिशन 20,000 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कैश फ्लो इन तीनों के बीच में चलता है कि ये पता करना कि इन 20,000 में से कितना ऑपरेटिंग में गया, कितना इन्वेस्टिंग में गया, कितना फाइनेंसिंग में गया। कैश फ्लो को बनाने का जो फॉर्मेट है वो बड़ा आसान है। आपको फॉर्मेट रटना नहीं है, तो पेपर देने जा रहे हो तो फॉर्मेट रट के मत जाना, भूल जाओगे। आपको क्या करना है, फॉर्मेट समझना है। अब इतना जल्दी मैं समझा तो नहीं पाऊंगा, पर एक छोटी सी ट्रिक दे दूंगा जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लोगे। जब भी आप कैश फ्लो करो तो डिवाइड करो उसको 5 एलिमेंट्स के अंदर, वर्किंग नोट, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं इनके अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्किंग नोट के बारे में। वर्किंग नोट की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। इसमें ऐड कर दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L और 3-4 चीजें और हैं जो सीक्वेंस में याद रखना बिल्कुल जरूरी है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो माइनस कर देंगे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे नॉन कैश वाले आइटम्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिडक्ट किया जाता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। ये सब करने के बाद आप पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग का पता करने के लिए। तो इनको ऐड करने के बाद, माइनस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग पे। ऑपरेटिंग बड़ा सिंपल है, डरना नहीं। ऑपरेटिंग में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो कम कर दो, कम हो रहे हैं तो बढ़ा दो। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी में उल्टा होता है, अगर बढ़ रही है तो और बढ़ाओ, कम हो रही है तो और कम कर दो। ये निकालने के बाद आपको इसमें से टैक्स पेड माइनस करना है। जैसे ही आपने टैक्स पेड माइनस किया, आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी आती है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या था भाई? फिक्स्ड एसेट्स है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं तो पैसा चला गया तो माइनस हो जाएगा, और फिक्स्ड एसेट अगर बेचे हैं तो पैसा आ जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, जैसे डिविडेंड से पैसा कमा लिया, कहीं इन्वेस्ट करके रेंट से पैसा कमा लिया, तो वहां पर इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी गुडविल, तुमने किसी और की गुडविल खरीद ली तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्राइजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ठीक है जी, तो अगर आपने शेयर इशू करे हैं, पैसा आया है तो आप उसको ऐड कर दोगे। डिबेंचर इशू की है, पैसा आया है, उसको भी ऐड कर दोगे। रीपेमेंट अगर इन सबकी की है तो आप उसको माइनस कर दोगे, इंक्लूडिंग अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है तो भी उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दो जगह प्रोसीड किया जाता है, एक नॉन कैश के अंदर, एक फाइनेंसिंग के अंदर। तो इसको दिमाग में बिठा के रखना। ये सब करने के बाद आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ो, उत्तर वही बीच का 20,000 आएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस है, पिछले साल का कैश और इस साल का कैश, इसके बीच का डिफरेंस है, वही तीनों का एडिशन होगा। आप लोगों के पास एक छोटा सा अपर हैंड होता है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इजी है। ऑपरेटिंग का आंसर आप चाहो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैश का आंसर आपको पता है, थोड़ा सा दिया है, तो यू कैन ट्राई इफ यू वांट। ठीक है, इसके बाद 3 चीजें हैं जो कि अलग अलग आती है, जैसे एक प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है देखना, अगर क्वेश्चन में आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा तो आप इसी को करंट ईयर का प्रोविजन भी मानेंगे और टैक्स पेड भी मानेंगे। यानी इसको ही वर्किंग नोट में भी लिख देंगे ऐड करते हुए और इनकम टैक्स पेड में माइनस कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दो जगह मिलता है, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड में मान लो और करंट ईयर को आप मान लीजिए प्रोविजन, जो कि ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट में। बट अगर जनाब इसके साथ आपको कोई तीसरी चीज मिल जाती है, यानी कि पिछले साल का इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स भी मिल गया और आपको नीचे एडजस्टमेंट में कोई तीसरी चीज मिल गई, यानी कि टैक्स पेड या करंट ईयर, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। पिछले साल का आपका क्रेडिट में, इस साल का डेबिट में। अगर टैक्स पेड गिवन है तो वो डेबिट में आ जाएगा, जो बीच का डिफरेंस होगा वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी किसी चीज का अकाउंट बनता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, बीच के एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस रहती है। सिमिलर बेस पे मशीन का अकाउंट भी इस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको ऊपर और नीचे मशीन की डिफरेंस दे रखा है, मतलब पिछले साल 5 लाख की मशीन, इस साल 5.5 लाख की मशीन, तो आप अंदाजा लगा लो कि 50,000 की मशीन खरीदी है। बट जस्ट इन केस मान के देखो कि अगर आपको बोलते भाई थोड़ी सी मशीन जो है वो अलग से बेची भी थी, खरीदी भी थी, कुछ डेप्रिसिएशन भी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मशीन का खाता आपको बनाना पड़ेगा। मशीन का खाता आप पहले से जानते हैं, मशीन एक एसेट है, इसलिए डेबिट का उसका बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। अगर मशीन पे पूरे साल कुछ डेप्रिसिएशन लगा है तो वो आपके क्रेडिट में शो कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई मशीन बेची है तो उसको बाय बैंक, और बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको बाय लॉस, जो कि आपका पहुंच जाएगा कहां पर? नॉन कैश के अंदर। ठीक है, इस सब का डिफरेंस निकालने के बाद आपके पास आ जाएगा परचेज, यानी कि टू साइड अगर डिफरेंस आ रहा है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज परचेज, और आप उसको कहां पर लिख दोगे? लिख देंगे हम उसको इन्वेस्टिंग के अंदर।
तो जब भी अकाउंट बनता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, तो इस बात को ध्यान रखना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसी तरीके का है, बस उसके अंदर डेप्रिसिएशन यहां नहीं आता, डेप्रिसिएशन आपके नीचे प्रोसीड हो जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन का एक अलग खाता बन जाता है। ठीक है, तो भाई एक बात को ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुश्किल नहीं है, आपको ये पता नहीं करना है कि भैया सीक्वेंस क्या है। पेपर में जाती कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा रट के मत आ जाना, पूरा का पूरा बना मत देना, एग्जामिनर नंबर काटे ना काटे गुस्सा जरूर निकाल देगा और तुम्हारा समय भी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बस ये पता करो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 5 हिस्से कौन से हैं, और ये देखो कि उन 5 तरीकों के हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब जाने से पहले कैश फ्लो है तो एक छोटी सी हिंट देकर जाऊंगा। देखो भाई, जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आए आपको 3-4 चीजें करनी है। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले कैश फ्लो का क्वेश्चन देखते ही आपको 5 चीजें लिख लेनी है, यानी कि नॉन कैश, वर्किंग नोट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अपने पूरे क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि ऑपरेटिंग में कितने हैं, वर्किंग नोट में कितने हैं, नॉन कैश में कितने हैं, इन्वेस्टिंग में कितने हैं, फाइनेंसिंग में कितने हैं, और एक साइड में लिख लो ऑपरेटिंग में 3, इन्वेस्टिंग में 3, इसमें इतने और इसमें इतने। ठीक है, ये सब करने के बाद एक खाली फॉर्मेट क्रिएट कीजिए, यानी कि जो सैंपल होता है ना वो क्रिएट कर लीजिए, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जितने आपने पॉइंट्स छोड़े हैं, जैसे 4 हैं ऑपरेटिंग में तो 4-5 जगह छोड़ दी, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट क्लियर कर लो। अब क्वेश्चन को शुरुआत से करो, शुरुआत से करते जाओ, जो जहां आ रहा है उसको पोस्ट करो। पूरा क्वेश्चन खत्म करने से पहले कहीं का भी बैलेंस नहीं निकालना, खत्म कर लो उसके बाद बैलेंस निकाल लेना, आंसर तुम्हारा खुद के आएगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और इसी तरीके के सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके फटाफट से देख लो। और अगर इसको रात को देख रहे हो तो सवेरे 6 बजे आ जाना, मालूम कॉमर्स किंग एक्सपेक्टेड पेपर इज गोना लाइव। मिलता है आपको सेकंड वीक साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।